आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में करना शुरू किया था, जिसमें हमने मेल्स वाले टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने किया कि डाक वस्तुओं की 10 श्रेणियां होती हैं। कुछ फर्स्ट क्लास आर्टिकल होते हैं, कुछ सेकंड क्लास आर्टिकल होते हैं, कुछ लेटर मेल के होते हैं, कुछ पार्सल मेल के होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल होते हैं, लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, इन तीनों के बारे में किया था। आज हम सेकंड क्लास आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं के बारे में। पिछली वीडियो में भी क्या था कि द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बुक पैकेट्स के बारे में। बुक पैकेट जो है, इनमें क्या भेजा जा सकता है, क्या नहीं भेजा जा सकता, वो आपको पीए के लेक्चर जो इनसे जुड़े होंगे वो आपको दिए जाएंगे। वहाँ से आपने अच्छे से करना है। अगर एमटीएस पोस्टमैन की तैयारी आप कर रहे हैं, पीए की है, तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में आपने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास बुक पैकेट, नॉर्मल जो बुक पैकेट होते हैं उनके बारे में। मैक्सिमम वेट लिमिट इज 5 किलोग्राम। किसी भी बुक पैकेट का अधिकतम वजन 5 किलोग्राम हो सकता है। वेट लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 10 तरह की डाक वस्तुएं होती हैं और हर एक डाक वस्तु के लिए क्या वेट लिमिट है वो अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो जो बुक पैकेट होते हैं इनका अधिकतम वजन 5 किलोग्राम हो सकता है। साइज की बात करें तो बुक पैकेट को भी आप रोल फॉर्म में भेज सकते हैं या फिर रोल फॉर्म के अलावा भी भेज सकते हैं, इनके रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी भेज सकते हैं। अगर किसी भी बुक पैकेट को रोल फॉर्म में भेजा जाएगा, किस तरह से भेजेंगे, इस तरह से इसका रोल बनेगा, इस तरह से आप इसको भेज सकते हैं। जब इसको आप भेजेंगे रोल फॉर्म में तो इसकी जो लेंथ है वो मिनिमम 10 सेंटीमीटर हो सकती है, मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर हो सकती है। लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ होगी। मैक्सिमम जो है 80 सेंटीमीटर, मिनिमम 10 सेंटीमीटर हो सकती है। फिर लेंथ प्लस ट्वाइस दी डायामीटर, डायामीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो लंबाई प्लस इसका जो ये वाली दिशा है या ये डायामीटर जो है, इसका दोगुना अगर हम करेंगे और दोनों का योग अगर करेंगे तो ये मैक्सिमम जो है 100 सेंटीमीटर और मिनिमम 17 सेंटीमीटर हो सकता है। रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में इसको भेजेंगे तो 10/7 सेंटीमीटर मिनिमम सरफेस मेजरिंग इसकी हो सकती है। मैक्सिमम की बात करें 60/30/30, यानी कि लेंथ मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बात करें ब्रेथ की तो वो भी 30 सेंटीमीटर, और हम बात करें डेप्थ की तो वो भी 30 सेंटीमीटर हो सकती है। तो किसी भी बुक पैकेट के लिए क्या आयाम रहेंगे ये याद कर लेने हैं। यही सेम रहेंगे बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स के लिए, यही सेम रहेंगे बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स के लिए। Book packets when sent in card form, whether folded or not, never thinner nor more flexible than inland postcard। जो बुक पैकेट है आप इनको कार्ड के रूप में भी भेज सकते हैं। जिस तरह ये कार्ड है ऐसे भी आप इनको भेज सकते हैं, चाहे ये फोल्ड किए हुए हों या फोल्ड किए हुए ना हो। तो जो इनलैंड पोस्ट कार्ड होते हैं, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड होते हैं, जिनके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था, उन इनलैंड पोस्ट कार्ड से ना तो ये ज़्यादा पतले होने चाहिए और ना ही उनसे ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो जब भी किसी बुक पैकेट को कार्ड फॉर्म में भेजा जाता है तो ये ना तो इनलैंड पोस्ट कार्ड से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ना ही उससे ज़्यादा पतला होना चाहिए। नो पर्सनल कम्युनिकेशन शुड बी एनक्लोज्ड और रिटन अपॉन अ बुक पैकेट। बुक पैकेट में या उसके ऊपर कोई भी व्यक्तिगत संचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने 10 तरह की डाक वस्तुएं पढ़ा पिछली वीडियो में कि 10 तरह की डाक वस्तुएं होती हैं। हर एक डाक वस्तु का एक अलग उद्देश्य होता है। जैसे लेटर है तो लेटर का यूज़ किया जाता है पर्सनल कम्युनिकेशन भेजने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बुक पैकेट तो उसमें कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भेजेंगे। उसमें कोई आपने बुक भेजनी है, कोई इन्विटेशन भेजने हैं, इस तरह की चीज़ों को भेजने के लिए बुक पैकेट होते हैं। अगर कोई सामान भेजना है तो वो पार्सल में
आप भेजेंगे। तो हर एक डाक वस्तु का उद्देश्य अलग अलग चीज़ों को भेजना है। तो इस तरह से जो बुक पैकेट होते हैं इनमें कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लेटर होते हैं, पत्र होते हैं। बुक पैकेट शुड नॉट कंटेन एनी पेपर मनी, पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स, चेक, करेंसी नोट्स। बुक पैकेट में पेपर मनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ना तो इसमें डाक टिकट या अन्य टिकट होने चाहिए, ना ही कोई चेक होना चाहिए और ना ही इसमें कोई करेंसी नोट डालकर भेजेंगे। इंपॉर्टेंट है, बुक पैकेट में क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड वेयरिंग हेडिंग पोस्ट कार्ड विल नॉट बी ट्रांसमिटेड एज बुक पैकेट। जैसे हमने यहाँ पे ये पॉइंट किया कि बुक पैकेट को आप कार्ड फॉर्म में भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा कार्ड जिसके ऊपर पोस्ट कार्ड हेडिंग लिखा हुआ हो उसको आप बुक पैकेट के रूप में नहीं भेज सकते। तो इसको कार्ड फॉर्म में भेजा जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर पोस्ट कार्ड शीर्षक लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ पोस्टेज की बात करें, फॉर दी फर्स्ट 50 ग्राम्स और फ्रैक्शन देयरऑफ, पहले 50 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन के लिए 4 रुपये आपसे लिए जाएंगे। फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स और फ्रैक्शन देयरऑफ आपसे 3 रुपये लिए जाएंगे। क्या कोई भी आप बुक पैकेट भेजेंगे, जैसे मान लीजिए आपने उसको 100 ग्राम के लिए भेजा, एक बुक पैकेट जिसका वजन 100 ग्राम हो, जब आप उसको भेजेंगे तो उसके लिए पोस्टेज चार्जेस क्या बनेंगे। तो इसमें 2 फ्रैक्शन बन जाएंगी, एक 50 ग्राम और दूसरा 50 ग्राम। पहले 50 ग्राम के लिए 4 रुपये आपसे लिए जाएंगे, फिर उसके आगे वाले 50 ग्राम के लिए आपसे 3 रुपये लिए जाएंगे। तो इस तरह से 100 ग्राम वजन वाले बुक पैकेट के ऊपर आपसे टोटल 7 रुपये लिए जाएंगे। फिर अगर हम बात करें एयर सरचार्जेस की, क्योंकि ये द्वितीय श्रेणी की डाक है तो इसको अगर हवाई डाक से भेजा जाएगा, हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा। कितना करना होगा, पहले 50 ग्राम के लिए 2 रुपये, फिर उसके बाद प्रत्येक एडिशनल 50 ग्राम्स के लिए 1 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर आपने 100 ग्राम वजन वाला एक बुक पैकेट हवाई डाक के माध्यम से भेजना है, उसके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे। तो इसके ऊपर पहले 100 ग्राम है तो इसके ऊपर 7 रुपये लग जाएंगे पोस्टेज चार्जेस, प्लस इसके ऊपर एयर सरचार्जेस लगेंगे। कितने, पहले 50 ग्राम के लिए 2 रुपये, फिर उसके बाद जो भी 50 ग्राम एडिशनल आएंगे उसके लिए 1 रुपये। तब इसके ऊपर कितने पैसे लग जाएंगे, आपसे 10 रुपये लिए जाएंगे। तो इस तरह से एयर सरचार्जेस इसके ऊपर लिए जाते हैं। बुक पैकेट में कंटेन ग्रीटिंग्स, इन्विटेशंस, सर्कुलर्स, हॉरोस्कोप्स, पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग्स एक्सेट्रा विदाउट पर्सनल कम्युनिकेशन। बुक पैकेट में बिना व्यक्तिगत संचार वाले ग्रीटिंग कार्ड हो सकते हैं, इनविटेशन कोई निमंत्रण है वो हो सकता है, कोई सर्कुलर या परिपत्र हो सकते हैं, हॉरोस्कोप्स यानी कि कुंडली वगैरह हो सकती है, पिक्चर, मैप, ड्राइंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो बिना पर्सनल कम्युनिकेशन के होनी चाहिए, बिना व्यक्तिगत संचार के होनी चाहिए। तो बुक पैकेट में क्या भेज सकते हैं, ग्रीटिंग्स, इनविटेशंस, सर्कुलर्स, हॉरोस्कोप्स, पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग्स, इस तरह की चीज़ों को अगर आप भेजना चाहते हैं बुक पैकेट का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन बुक पैकेट में कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्तिगत संचार नहीं होना चाहिए। बुक पैकेट पोस्टेड अनपेड इज चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद डबल द पोस्टेज। अवैतनिक बुक पैकेट के ऊपर वितरण के समय दोगुने शुल्क लिए जाएंगे। तो हमने ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में किया था। तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जब अनपेड भेजा जाता है तो प्रीपेड रेट के साथ उसका वितरण होता है। अगर उसको इनसफिशिएंटली प्रीपेड करके भेजा जाए तो डेफिशिएंसी जो होगी वो वितरण के समय ली जाएगी। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के अलावा अन्य कोई भी आर्टिकल जो नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है उसको डाक के माध्यम से भेजेंगे। अगर उसको अनपेड भेजा जाता है तो जो अनपेड प्रीपेड चार्जेस होंगे से दोगुने चार्जेस वितरण के समय लिए जाएंगे। अगर इनसफिशिएंटली प्रीपेड है तो डेफिशिएंसी जो होगी उसके दोगुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो बुक पैकेट अगर आप अनपेड भेजते हैं, अवैतनिक भेजते हैं, बिना डाक शुल्क का भुगतान करके भेजते हैं, तो इस तरह के बुक पैकेट के ऊपर डबल दी पोस्टेज डाक शुल्क का
दोगुना शुल्क आपसे वितरण के समय लिया जाएगा। एंड इनसफिशिएंटली प्रीपेड बुक पैकेट इज चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद द डबल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर किसी बुक पैकेट को आप आधे अधूरे भुगतान के साथ प्रीपेड करके भेजते हैं तो वितरण के समय डेफिशिएंसी या कमी के दोगुने चार्जेस वितरण के समय लिए जाएंगे। बुक पैकेट में कंटेन, बुक पैकेट में क्या क्या शामिल हो सकता है? न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस ऑफ ऑल काइंड्स, प्रिंटेड म्यूजिक बुक्स, पेपर परचमेंट एंड कार्डबोर्ड आइदर ब्लैंक और प्रिंटेड। तो इसमें समाचार पत्र हो सकते हैं, इसमें सभी प्रकार के प्रकाशन हो सकते हैं, इसमें प्रिंटेड म्यूजिक बुक्स हो सकती हैं, कोई पेपर हो सकते हैं, चरम पत्र हो सकते हैं, कार्डबोर्ड यानी कि कोई गत्ते हो सकते हैं, चाहे वो खाली हो चाहे वो प्रिंटेड हो। इस तरह का सामान भी आप बुक पैकेट के माध्यम से भेज सकते हैं। बिजनेस, कमर्शियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्रॉन होली और पार्शली बाई हैंड। इसके अलावा व्यापारिक, कमर्शियल होते हैं वाणिज्यिक या लीगल डॉक्यूमेंट जो पूरी तरह से आंशिक रूप से हाथ से तैयार किए हुए हों, उनको भी बुक पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोर्ट समन्स, नोटिसेस एंड सिमिलर डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय अ क्रिमिनल और सिविल कोर्ट कैन नॉट बी सेंट एज बुक पैकेट रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट के जो सम्मन होते हैं या फिर कोई भी क्रिमिनल या सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किए हुए नोटिस, इसी तरह के अन्य समान दस्तावेज, इन सभी को आप बुक पैकेट दर के ऊपर नहीं भेज सकते। इसका अर्थ इनको बुक पैकेट्स में आप नहीं भेजेंगे। क्या नहीं भेजेंगे? कोई भी कोर्ट सम्मन नहीं भेजे जाएंगे। क्रिमिनल या सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किए गए कोई नोटिस या सिमिलर डॉक्यूमेंट, इस तरह की कोई भी चीज़ें बुक पैकेट में नहीं भेजी जाएंगी। Book packet, if found to contain anything not permitted by the rules or to be packed in a manner not in accordance with the rules, it shall be charged on delivery with letter or parcel postage whichever may be less। यदि बुक पैकेट में कुछ ऐसा पाया जाता है जो नियमों के उल्लंघन में हो, यह बुक पैकेट जो है उसको नियमों के अनुसार आपने पैक नहीं किया है, तो क्या किया जाएगा? इट शैल बी चार्ज ऑन डिलीवरी विद लेटर और पार्सल पोस्टेज। तो वितरण के समय इस तरह के बुक पैकेट के ऊपर पार्सल या लेटर पोस्टेज के अनुसार, डाक शुल्क के अनुसार आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। देखा जाएगा लेटर या पार्सल पोस्टेज के अनुसार दोनों में से जो भी कम चार्जेस बनते हैं वो इस तरह के बुक पैकेट के वितरण के ऊपर आपसे लिए जाएंगे। ये बुक पैकेट इज फाउंड टू बी excess of either in prescribed size or weight, it shall be returned to sender and any postage paid on it shall not be refunded। अगर कोई बुक पैकेट निर्धारित आकार या निर्धारित वजन से ज़्यादा पाया जाता है तो उसको प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा और उसके द्वारा क्या जो प्रेषक है उसके द्वारा उस बुक पैकेट को पोस्ट करने के लिए जो भी चार्जेस दिए होंगे उनको रिफंड भी नहीं किया जाएगा। तो बुक पैकेट में अगर कुछ भी ऐसा सामान है जिसको आप नहीं भेज सकते, बुक पैकेट में यदि कुछ ऐसा पाया जाता है जिसको बुक पैकेट में भेजने की अनुमति नहीं है या जो निर्धारित शर्तें हैं, निर्धारित नियम है किसी भी बुक पैकेट को पैक करने के लिए, उस तरह से वो बुक पैकेट नहीं पाया जाता है, तो वितरण के समय पार्सल या लेटर पोस्टेज के अनुसार उसके ऊपर शुल्क आपसे वसूल किया जाएगा। उसको सेंडर को वापस नहीं किया जाएगा, आरटीएस नहीं किया जाएगा। लेकिन एक ऐसा बुक पैकेट जो निर्धारित आकार और वजन से ज़्यादा है, इस तरह के बुक पैकेट को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा और इसके ऊपर भुगतान किया हुआ कोई भी पोस्टेज चार्जेस या डाक शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स। ऐसे बुक पैकेट जिनमें मुद्रित पुस्तकें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पोस्टेज चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनी बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स विदाउट एडवर्टाइजमेंट्स लाइक टेक्स्ट बुक्स विल बी कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। एक ऐसा बुक पैकेट जिसमें मुद्रित पुस्तकें हों लेकिन ये बिना एडवर्टाइजमेंट के होनी चाहिए, विदाउट एडवर्टाइजमेंट, बिना विज्ञापन के होनी चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बच्चों के पढ़ने वाली जो किताबें होती हैं, इस तरह की किताबों को भेजने वाले पैकेट को बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स हम कहेंगे। एनी बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स नोट कंटेन एनी पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। कोई भी बुक पैकेट जिसमें मुद्रित पुस्तकें हों, इसमें इस तरह का कोई भी प्रकाशन नहीं होना चाहिए जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, नियमित अंतराल के ऊपर पब्लिश होता हो।
कि ऐसा बुक पैकेट जिसमें प्रिंटेड बुक्स होती हैं या इस तरह की श्रेणी के अंदर किसी भी आर्टिकल को जब भेजा जाता है तो उस आर्टिकल में कोई भी ऐसा पब्लिकेशन, कोई भी ऐसा प्रकाशन नहीं होना चाहिए जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पब्लिश होता हो। पैकेट शुड बी सुपरस्क्राइब्ड प्रिंटेड बुक्स, पैकेट के ऊपर मुद्रित किताबें लिखा होना चाहिए। जब भी इस तरह का बुक पैकेट भेजा जाएगा तो उसके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन होगी, प्रिंटेड बुक्स लिखा होना चाहिए। तो इनको लिखने का क्या मकसद होता है, क्योंकि जब भी आप बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स भेजेंगे तो इसमें पोस्टेज चार्जेस में आपको बहुत ज़्यादा कंसेशन मिलता है। अब किस तरह के आर्टिकल के ऊपर आपको क्यों कंसेशन मिला है वो कहाँ से पता चलेगा, तो अगर आपने उस बुक पैकेट के ऊपर क्या लिखा होगा, प्रिंटेड बुक्स लिखा होगा, तो समझ आएगा कि इसके अंदर प्रिंटेड बुक्स हैं, इसलिए पोस्टेज चार्जेस में कंसेशन मिला हुआ है। नेम ऑफ प्रिंटर और पब्लिशर शुड बी प्रिंटेड ऑन दी बुक, जो भी इसके अंदर किताबें भेजी जाएंगी उन बुक्स के ऊपर प्रिंटर और पब्लिशर का नाम होना चाहिए। कंडीशंस एंड स्पेसिफिकेशंस सेम एज फॉर बुक पैकेट्स, इसके लिए जो शर्तें हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं वो बुक पैकेट के समान रहेंगी। चार्जेस फॉर बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बुक पैकेट जिसमें प्रिंटेड बुक्स हो उसके लिए क्या चार्जेस रहते हैं, क्या शुल्क लगते हैं। फॉर फर्स्ट 100 ग्राम्स और फ्रैक्शन देयर ऑफ 1 रुपीज़, फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम्स और पार्ट देयर ऑफ 1 रुपीज़। अब मान लीजिए आप 500 ग्राम वजन वाला एक बुक पैकेट भेजते हैं जिसमें प्रिंटेड बुक्स हों, इसके ऊपर आपसे कितने चार्जेस लगेंगे। प्रत्येक 100 ग्राम के ऊपर सिर्फ 1 रुपया आपसे लिया जाता है, यानी कि अगर आप 500 ग्राम वजन वाला एक बुक पैकेट भेजेंगे जिसमें प्रिंटेड बुक्स हों तो उसके ऊपर आपसे सिर्फ 5 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे। तो इस तरह से जब इसमें कंसेशन आपको मिल रहा है, क्यों कंसेशन मिल रहा है उसको दर्शाने के लिए इस तरह के बुक पैकेट के ऊपर प्रिंटेड बुक्स लिखा होना चाहिए, मुद्रित पुस्तकें लिखा होना चाहिए। तो इसमें पोस्टेज चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक 100 ग्राम के ऊपर या उसकी फ्रैक्शन के लिए सिर्फ आपसे 1 रुपया लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट। बुक पैकेट containing any periodical publication will be coming under this category। ऐसा बुक पैकेट जिसमें कोई भी ऐसा प्रकाशन हो, ठीक है, जिसमें कोई भी आप प्रकाशन भेजते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर प्रकाशित होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल कहेंगे। तो किसी भी आवधिक प्रकाशन वाले बुक पैकेट जो है इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी किसी बुक पैकेट में पीरियोडिकल पब्लिकेशन भेजी जाएगी, कोई ऐसा प्रकाशन भेजा जाएगा जो नियमित अंतराल पर प्रकाशित होता हो, तो उस तरह के बुक पैकेट किस श्रेणी में आएंगे, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स श्रेणी में आएंगे। प्राइस ऑफ पीरियोडिकल हैज़ टू बी प्रिंटेड ऑन दी कवर, और इस तरह के जब बुक पैकेट भेजे जाएंगे उसमें भेजी जाने वाली पत्रिका के ऊपर उसका प्राइस लिखा होना चाहिए। तो पत्रिका का जो मूल्य है उसके कवर के ऊपर मुद्रित होना चाहिए। टैरिफ इज बेस्ड ऑन वेट एंड वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल्स, बहुत कम आर्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्जेस उनके वेट और उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लगते हैं, बहुत कम नहीं है, सिर्फ एक ही है, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल। पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक उनके वजन के ऊपर, दूसरा उस बुक पैकेट में जो पीरियोडिकल या पत्रिका आप भेज रहे हैं उसका प्राइस क्या है, उसके वेट और उसकी वैल्यू दोनों चीज़ों के ऊपर टैरिफ डिपेंड करेगा। तो डाक शुल्क पत्रिका के वजन और पत्रिका के मूल्य पर आधारित होगा। स्पेसिफिकेशंस सेम एज फॉर बुक पैकेट्स, इसके लिए जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो बुक पैकेट के समान रहेंगी, यानी कि जैसे इसका बात करें साइज लिमिट की तो किसके समान रहेंगी, वो समान रहेंगी बुक पैकेट के। द पब्लिकेशंस तो पोस्टेड शुड बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। तो इस तरह के बुक पैकेट में जो पब्लिकेशन या प्रकाशन पोस्ट किया जाता है वो किसके साथ पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। तो वो भारत में
रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के साथ पंजीकृत होना चाहिए। किसके तहत होना चाहिए? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी प्रिंटेड ऑन दी फर्स्ट और लास्ट पेज ऑफ द पीरियोडिकल। और जो पंजीकरण नंबर होगा, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या दी जाती है, वो पंजीकरण संख्या, वो रजिस्ट्रेशन नंबर पीरियोडिकल के फर्स्ट और लास्ट पेज के ऊपर प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। पीरियोडिकल बेयर्स इन एनी कन्वीनियंट प्लेस, पीरियोडिकल के किसी भी सुविधाजनक स्थान पर आइदर ऑन फर्स्ट और लास्ट पेज, चाहे पहले पेज पर हो चाहे लास्ट पेज पर हो, एक सुपरस्क्रिप्शन या ऊपरी लेख होना चाहिए। क्या? रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर, फिर जो नंबर आपको दिया होगा उस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। तो पत्रिका में किसी भी सुविधाजनक स्थान पर, चाहे वो फर्स्ट पेज हो उसका, चाहे लास्ट पेज हो, इनके जहाँ पे भी कन्वीनियंट प्लेस हो वहाँ पर एक ऊपरी लेख होना चाहिए। संख्या जो दी जाएगी के तहत भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है, ये सुपरस्क्रिप्शन उसके ऊपर होनी चाहिए। तो बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स में क्या आ जाएंगे? ऐसे आपके पीरियोडिकल आ जाएंगे, ऐसे आपके पब्लिकेशन आ जाएंगे जो पीरियोडिकल होंगे, इनके वो नियमित अंतराल पर प्रकाशित होते हों, उनको हम इस तरह के बुक पैकेट में भेज सकते हैं। इसके मैक्सिमम वेट लिमिट की बात करें तो 5 किलोग्राम है। अब बात करें इसके टैरिफ की, तो इसके टैरिफ कैसे लगते हैं? डिपेंड्स अपॉन वेट एंड वैल्यू, इसके वजन और इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो पीरियोडिकल आप जो प्रकाशन भेजेंगे उसमें अगर वैल्यू की बात करें, अगर 20 रुपये तक की उसकी वैल्यू है पीरियोडिकल की, उसका वजन अगर 100 ग्राम तक है 2 रुपये, फिर उसके प्रत्येक 100 ग्राम एडिशनल के लिए, उसके पार्ट के लिए आपसे 3 रुपये लिए जाएंगे। अगर पीरियोडिकल की वैल्यू 21 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में है तो पहले 100 ग्राम के लिए 4 रुपये, फिर उसके एडिशनल हर एक 100 ग्राम या उसके हिस्से के लिए 5 रुपये लिए जाएंगे। 50 रुपये से ज़्यादा होने पर पहले 100 ग्राम के लिए 8 रुपये, उसके बाद आने वाले प्रत्येक 100 ग्राम या उसके हिस्से के लिए 9 रुपये आपसे लिए जाएंगे। इस तरह के जब भी आपको टैरिफ को याद करना पड़े, इसको आपने टेबल बना के याद करना है। इस टेबल को बनाने की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बिना देखे बिना सोचे इसको फिर बना सकें। इस तरह की जब प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए 45 रुपीज़ का एक पीरियोडिकल है, वेट उसका 200 ग्राम है। अगर आपने ये टेबल अच्छे से नहीं बना पाए तो आपको ये कभी नहीं आएगा। टेबल बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं पैटर्न एंड सैंपल पैकेट। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसका वेट, इसका वजन। बाकी बुक पैकेट्स के लिए वेट लिमिट क्या है? 5 किलोग्राम, लेकिन इसकी जो वेट लिमिट है वो है 2 किलोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट में कंटेन बोनाफाइड ट्रेड पैटर्न्स एंड सैंपल्स ऑफ मर्चेंडाइज, इसमें व्यापारिक माल के प्रमाणित पैटर्न या नमूने हो सकते हैं। क्या हो सकता है? मर्चेंडाइज या माल के ट्रेड पैटर्न या सैंपल हो सकते हैं। कोई भी सैंपल भेजना है तो ये आपको जो लेक्चर दिए जाएंगे अलग से, जो हमने पीए के लिए किए हैं वहाँ पे किया है कि ये जो आपके सैंपल होने चाहिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस तरह की वो सारी चीज़ें जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है आपको वहाँ से करनी है। तो इसमें व्यापारिक माल के प्रमाणित पैटर्न या नमूने हो सकते हैं। स्पेसिफिकेशन इसकी बुक पैकेट के समान रहेंगी। मैक्सिमम वेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बुक पैकेट किया, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स किया, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल किया, सभी के लिए वेट लिमिट कितनी है? 5 किलोग्राम है। लेकिन पैटर्न एंड सैंपल पैकेट के लिए जो वेट लिमिट है वो कितनी है? 2 किलोग्राम है। पोस्टेज चार्जेस की बात करें तो पहले 50 ग्राम के लिए 4 रुपये, नेक्स्ट 50 ग्राम्स के लिए 3 रुपये आपसे लिए जाएंगे। अनपेड और इनसफिशेंटली पेड पैटर्न और सैंपल पैकेट की बात करें, अगर आप एक सैंपल पैकेट भेजते हैं, अनपेड अगर भेजते हैं तो उसके ऊपर दोगुने चार्जेस वितरण के समय लिए जाएंगे। इनसफिशेंटली पेड भेजते हैं तो जो डेफिशिएंसी होगी, इनके जितने चार्जेस बनते थे उसमें आपने कितने कम चार्जेस दिए, उसके दोगुने चार्जेस आपसे वितरण के समय लिए जाएंगे। और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम परमिसिबल डायमेंशंस की बात करें तो वो बुक पैकेट के समान रहेंगी। इफ बुक पैकेट आर नॉट पैक्ड इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड दे विल नॉट बी फॉरवर्डेड, अगर कोई बुक पैकेट जो सैंपल और पैटर्न पैकेट है निर्धारित शर्तों के अनुसार उसको निर्धारित तरीके से पैक नहीं किया है तो उसको आगे प्रेषित नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, इसकी भी वेट लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री अप टू 7 किलोग्राम। कोई भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है 7 किलोग्राम तक ये मुफ्त होता है, फ्री होता है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसमें पोस्टेज चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी है कुछ। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग फीस। जब भी अंध साहित्य पैकेट भेजा जाता है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाता है, तो कौन कौन से चार्जेस में आपको छूट दी जाती है। तो उसमें सबसे पहले है पोस्टेज फीस। जब भी कोई ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाएगा उसके लिए आपसे डाक शुल्क नहीं लिया जाएगा। पोस्टेज चार्जेस क्या होते हैं, जो किसी भी आर्टिकल के ऊपर उसके वेट के अनुसार लिए जाते हैं। कुछ केसेस में उसकी वैल्यू को साथ में देखा जाता है, कुछ केसेस में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाना है उसको भी साथ में मेंशन किया जाता है। तो कोई भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को कौन कौन से चार्जेस से छूट दी है, उसके पोस्टेज चार्जेस से पोस्टेज फीस नहीं लगेगी। फिर रजिस्ट्रेशन फीस है, पंजीकरण शुल्क। पंजीकृत करके अगर आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को भेजना चाहते हैं तब भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। फीस फॉर एक्नोलेजमेंट की बात करें, पावती के लिए अगर आप ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के साथ एक्नोलेजमेंट भेजना चाहते हैं तब भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। फीस फॉर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, रसीद की सत्यापित प्रति के लिए भी आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब जिन्होंने पीए की तैयारी किया उनको पता होगा ये क्या चीज़ होती है। तो जैसे कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा जाता है, उस रजिस्टर्ड आर्टिकल के वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एक रिसिप्ट के ऊपर क्या किए जाते हैं, हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अगर उस आर्टिकल को भेजने वाला जो उसका प्रेषक होगा वो क्या चाहता है, प्राप्तकर्ता के द्वारा इस रिसिप्ट के ऊपर जो हस्ताक्षर किए हैं मुझे उसकी एक सत्यापित प्रति चाहिए। अब सत्यापित प्रति अटेस्टेड कॉपी इसका नाम इसलिए होता है कि जब ये रसीद के ऊपर किए हुए हस्ताक्षरों की एक कॉपी बनाई जाती है तो उसको बनाने वाला पोस्ट मास्टर उसकी अटेस्टेशन करता है, इसलिए इसका नाम हो गया अटेस्टेड कॉपी। तो प्राप्तकर्ता के द्वारा जो ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर, रसीद के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं उनकी एक कॉपी प्रेषक के द्वारा प्राप्त की जा सकती है और वो पोस्ट मास्टर के द्वारा अटेस्टेड भी की जाती है, इसलिए इसको अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट कहा जाता है। तो अगर कोई भी प्रेषक किसी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए प्राप्तकर्ता की रसीद की सत्यापित प्रति चाहता है तो कोई भी चार्जेस उससे नहीं लिए जाएंगे। Postage free blind literature packets will be transmitted by surface route only. If they are to be sent by air, charges as prescribed for book packet has to be paid. जो भी पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं, ऐसे पैकेट जिनके ऊपर आपसे पोस्टेज चार्जेस नहीं लिए हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए हैं, उनका प्रसारण सिर्फ सरफेस रूट से किया जाएगा, सतह मार्ग से किया जाएगा। इफ़ दे आर टू बी सेंट बाय एयर, चार्जेस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर बुक पैकेट्स हैज़ टू बी पेड। क्या कोई भी आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, अगर वो फ्री ऑफ पोस्टेज है तो उसका सिर्फ सरफेस रूट के माध्यम से ट्रांसमिशन किया जाएगा, उसको केवल सतह मार्ग से ही प्रेषित किया जाएगा। लेकिन अगर उसको आप हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हवाई डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। कितना करना होगा, जितना हमने बुक पैकेट्स के लिए किया। हमने यहाँ पे बुक पैकेट्स के लिए एयर चार्जेस के बारे में किया कि कोई भी बुक पैकेट अगर आप भेजना चाहते हैं तो एयर चार्जेस उसके ऊपर कितने लगते हैं। पहले 50 ग्राम के लिए 2 रुपये, फिर प्रत्येक एडिशनल 50 ग्राम के लिए 1 रुपये। तो ये जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाएगा, अगर इसको हवाई डाक के माध्यम से भेजना है तो इसके लिए हवाई डाक शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। और हवाई डाक शुल्क का भुगतान कितना करना होगा, जितना कि बुक पैकेट्स के ऊपर लिया जाता है। बात करें कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में भेजा क्या जा सकता है, सामग्री क्या हो सकती है। पेपर्स ऑफ एनी काइंड, periodicals, book and letters to or from blind impressed in बरेली और अदर टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। ये नहीं कर देना कि इसमें किसी भी तरह के पेपर भेजे जाएंगे या किसी भी तरह के periodical इसमें भेजे जा सकते हैं, बुक या लेटर भेजे जा सकते हैं। नहीं, इसमें किसी भी तरह के पेपर भेजे जा सकते हैं लेकिन वो बरेली में होने चाहिए। ब्रेल एक लिपि होती है, इस लिपि में होने चाहिए। या कोई भी periodical भेजा जाएगा तो वो भी ब्रेल लिपि में होगा, तभी भेजा
जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी पीरियोडिकल डाला और भेज दिया, नहीं, इसमें कोई भी अगर पीरियोडिकल भेजा जाएगा तो वो ब्रेल लिपि में होना चाहिए। कोई भी बुक या लेटर भेजा जाएगा तो वो भी ब्रेल लिपि में या अदर विशेष तरह से प्रिंट किया हुआ या तैयार किया हुआ होना चाहिए, जो सिर्फ नेत्रहीन व्यक्तियों के उपयोग के लिए हो। तो इस तरह की सामग्री को ही इसके अंदर भेजा जाएगा। अन्य ऐसा नहीं कि सीधा आपने कोई भी पेपर डाला और भेज दिया, नहीं, इसमें जो भी पेपर भेजा जाएगा वो ब्रेल लिपि में या अन्य विशेष तरह से तैयार किया हुआ होना चाहिए, जो केवल नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए हो। साइज और पैकिंग की बात करें तो बुक पैकेट के समान रहेंगी। नोट कंटेन एनी कम्युनिकेशन आइदर इन रिटन और प्रिंटेड और इन ऑर्डिनरी टाइप। इसमें कोई भी ऐसा संचार या कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए जो लिखा हुआ हो, प्रिंट किया हुआ हो या अन्य किसी साधारण तरीके से किया हुआ हो। इसमें कोई भी ऐसा संचार नहीं होना चाहिए जो प्रिंट किया हुआ या लिखा हुआ हो। कुछ चीज़ों को लिखने की अनुमति होती है या प्रिंट करने की अनुमति होती है, वो क्या है? टाइटल, शीर्षक, टेबल ऑफ कंटेंट्स, उस बुक पैकेट में आप क्या सामग्री भेज रहे हैं उसका एक टेबल। इंस्ट्रक्शन होती है कि इसको पढ़ना कैसे है, इसको यूज़ कैसे करना है, उसके बारे में निर्देश लिखे हुए या प्रिंट किए हुए हो सकते हैं। टेबल टू रिटर्न पैकेट, या पैकेट को रिटर्न करने के लिए उसके ऊपर टेबल हो सकता है। तो सिर्फ इन चीज़ों को लिखने या प्रिंट करने की अनुमति बुक पैकेट ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में रहेगी। उसके अलावा इसमें कुछ भी लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ नहीं होना चाहिए। ब्रीच ऑफ कंडीशंस, अगर ये जो शर्तें हैं इनका उल्लंघन होता है। चार्ज ऑन डिलीवरी विद लेटर और पार्सल पोस्टेज whichever may be less, तो वितरण के समय इसके ऊपर पत्र या पार्सल डाक दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा, दोनों में से जो भी कम होगा। पैकेट शैल वेयर आउटसाइड इंस्क्रिप्शन लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड एंड रिटन और प्रिंटेड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। इस तरह के ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के बाहर लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड लिखा होना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स के मामले में कि उसमें आपको कंसेशन मिलता है। अब आपने एक बुक पैकेट भेजा, उसके ऊपर जैसे कि मान लीजिए उसका वजन है 500 ग्राम, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ 5 रुपए की डाक टिकट लगाई है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर सिर्फ 5 रुपए की डाक टिकट लगी है, वजन इसका 500 ग्राम है, तो सिर्फ 5 रुपए की ही डाक टिकट क्यों लगी है? इसके ऊपर मैं हो सकता है पूरे चार्जेस ले लूँ, है ना। तो इसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। इसी तरह से जब ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाता है उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगते हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई डाक टिकट नहीं लगी होगी। अगर उसके ऊपर ये नहीं लिखा है कि लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड है तो उसको अनपेड समझा जा सकता है, इनसफिशिएंटली पेड समझा जा सकता है। तो इसलिए इस तरह का जब भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस ट्रांसमिशन फ्री है, तो उसके ऊपर लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में, पंजीकृत समाचार पत्र के बारे में। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कैन कंसिस्ट होली और इन अ ग्रेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और अदर न्यूज़ विद और विदाउट एडवर्टाइजमेंट। पंजीकृत समाचार पत्र में क्या हो सकता है? इसमें पॉलिटिकल कोई न्यूज़ हो सकती है, अन्य कोई न्यूज़ हो सकती है, साथ में कोई एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, या बिना एडवर्टाइजमेंट के सिर्फ पॉलिटिकल या अदर न्यूज़ भी हो सकती है। तो पंजीकृत जो समाचार पत्र होते हैं इसमें पूरी तरह से आंशिक रूप से पॉलिटिकल या अदर न्यूज़ होती है विद और विदाउट एडवर्टाइजमेंट। पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर एट इंटरवल्स नॉट मोर देन 31 डेज, या अधिक से अधिक 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होते हैं अधिकतम 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होने चाहिए। इट शुड हैव बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स। अब किसके लिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजे जाते हैं, उन ग्राहकों की एक प्रमाणित सूची आपके पास होनी चाहिए। तो जो भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को भेजता है उसके पास सब्सक्राइबर्स की एक बोनाफाइड लिस्ट होती है। It should be registered in office of superintendent or senior superintendent of area in which newspaper is to be published. तो जहाँ से पंजीकृत समाचार पत्र को पब्लिश किया जाना है, ये उस क्षेत्र के अधीक्षक या जो भी सीनियर अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक होंगे उनके कार्यालय में भी ये समाचार पत्र पंजीकृत होना चाहिए। कि ये जो समाचार पत्र पब्लिश किया जाना है या भेजा जाना है पंजीकृत समाचार पत्र के रूप में, ये उस कार्यालय में
ये क्या होना चाहिए, जहां से पब्लिश किया जाता है वहां के अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक के कार्यालय में भी पंजीकृत होना चाहिए। और इस तरह के पंजीकरण के लिए कितने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, नो चार्जेस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो न्यूज़पेपर जहां से पब्लिश किया जाना है वहां के अधीक्षक या वरिष्ठ अधीक्षक के कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, और उस पंजीकरण के लिए जो अधीक्षक के कार्यालय में होता है कोई भी शुल्क आपसे, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। Either on first or last page word registered followed by registration number और number assigned by SP और SSP। पहले अंतिम पृष्ठ पर पंजीकृत शब्द के बाद पंजीकरण संख्या या SP या SSP के द्वारा निर्दिष्ट संख्या लिखी जाएगी। तो ये जो SP या SSP के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर क्या होना चाहिए, पंजीकृत समाचार पत्र के पहले अंतिम पृष्ठ के ऊपर होना चाहिए। और किसके बाद होना चाहिए, उसके ऊपर रजिस्टर्ड वर्ड लिखा होगा। रजिस्टर्ड वर्ड के बाद जो भी SP या SSP के द्वारा निर्दिष्ट की हुई संख्या होगी उसको लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। First registration remains in force till 31st December of third calendar year। जब भी आप पंजीकृत समाचार पत्र के लिए पंजीकरण करते हैं तो उस पंजीकरण की अवधि क्या रहती है, तो पहली जो रजिस्ट्रेशन होगी तीसरे कैलेंडर ईयर की 31 दिसंबर तक रहेगी। तो कैलेंडर ईयर क्या से शुरू होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक आपका क्या होता है कैलेंडर ईयर। जो 3 कैलेंडर वर्षों के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी, यानी कि अगर आप इस वर्ष में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो अगले आने वाले तीसरे कैलेंडर वर्ष के एंड तक इसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी। Each subsequent renewal of registration will remain in force for 3 calendar years। उसके बाद जब इसका रिन्यूअल करेंगे, इसको नवीकृत करेंगे, तो नवीकरण करने के बाद इसकी जो रजिस्ट्रेशन है आगे आने वाले 3 कैलेंडर वर्षों के लिए लागू रहेगी, वैलिड रहेगी। पैकेट्स ऑफ न्यूज़पेपर, अब ये तो था सिंगल कॉपी। अगर आप पैकेट भेजना चाहते हैं न्यूज़पेपर्स का, कंटेन ओनली कॉपीज ऑफ सेम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड ऑफ सेम डेट। तो जब भी न्यूज़पेपर्स का कोई पैकेट भेजा जाता है उस पैकेट में एक ही टाइप के न्यूज़पेपर होने चाहिए, यानी कि सेम न्यूज़पेपर की कॉपीज होनी चाहिए और वो सेम ही डेट के होने चाहिए। जब भी आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स का पैकेट भेजेंगे उस पैकेट में सेम ही न्यूज़पेपर की कॉपीज होनी चाहिए और वो सेम डेट की होनी चाहिए। शुड बी एड्रेस्ड टू लोकल एजेंट्स। और ये जो आपके पैकेट होते हैं ये वहाँ के लोकल एजेंट्स को संबोधित किए जाते हैं, और इनका वितरण जो है वो पते पर जाकर नहीं किया जाता है, इनका वितरण जो है वो विंडो पर किया जाता है या फिर बैन की खिड़की से किया जाता है, किसी स्टेशन के ऊपर किया जाता है। तो ये जो लोकल एजेंट्स को संबोधित किया जाते हैं डिलीवर्ड एट विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस और RMS बैन। और इनका वितरण जो है पोस्ट ऑफिस में ही किया जाएगा या मेल ऑफिस या RMS बैन में किया जाएगा। जैसे बाकी आर्टिकल घर पे जाके देते हैं ये वहाँ पे जाके नहीं दिए जाएंगे, ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस या RMS बैन की विंडो के ऊपर ही वितरित किए जाएंगे। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। पंजीकृत समाचार पत्र भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होना चाहिए। तो जो भी न्यूज़पेपर आप भेजेंगे पंजीकृत समाचार पत्र के रूप में वो किसके साथ पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। जैसे हमने बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल के बारे में किया कि कोई भी पीरियोडिकल, कोई भी पत्रिका आप भेजेंगे वो किसके साथ पंजीकृत होनी चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ। किसके तहत, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत। उसी तरह से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के रूप में पोस्ट किए जाने वाले न्यूज़पेपर भी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के साथ पंजीकृत होने चाहिए और प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को फॉलो करते हों। अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के पंजीकरण का अधिकार किसे होता है, डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस RMS डिविजन्स इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर इन हुज ज्यूरिडिक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर इज टू बी पब्लिश्ड। तो जिसके भी अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाना है, चाहे वो डिविजनल सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस है, चाहे वो RMS डिवीजन के अंडर आता है, अगर वो इंडिपेंडेंट गैजेटेड पोस्ट मास्टर के अंडर आता है, तो जिसके भी अधिकार क्षेत्र में इसका पब्लिशन या प्रकाशन किया जाना है उसी को अथॉरिटी होती है उस न्यूज़पेपर को रजिस्टर करने की। अब जो रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, तो उसका फॉर्मेट इस तरह से रहता है DNXYZ
ठीक है। तो इसका क्या अर्थ होता है, डीएन का अर्थ हो जाता है नेम ऑफ डिवीजन और गैजेटेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे भी उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किया जा रहा है वो डिवीजन है, आरएमएस डिवीजन है, गैजेटेड पोस्ट ऑफिस है, उसका नाम रहेगा। XYZ क्या होता है, नंबर अलॉटेड, उसको जो संख्या दी जाएगी, जैसे हमने अभी बात की कि क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड वर्ड के बाद उसके दी गई पंजीकरण संख्या उसके ऊपर प्रिंट की हुई होनी चाहिए। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है डिवीजन के नाम के बाद होता है। उसके बाद ये जो ईयर का ब्लॉक होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ब्लॉक ऑफ 3 years फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज वैलिड। तो रजिस्ट्रेशन जो वो 3 कैलेंडर वर्षों तक वैलिड रहेगी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन 3 वर्षों के ब्लॉक के लिए वैलिड रहेगी, उस ब्लॉक को लास्ट में लिखा होता है। The other part of the registration will change every time the registration is renewed। जब भी आप रजिस्ट्रेशन का, पंजीकरण का रिन्यूअल करते हैं, नवीकरण करते हैं, हर बार सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होती है। वो क्या चेंज होती है, ये ईयर वाला ब्लॉक, ये 3 कैलेंडर वर्षों वाला जो ब्लॉक है, हर बार रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के बाद चेंज हो जाता है। अब बात करें फीस फॉर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, तो जैसे हमने अभी ऊपर भी बात की कि इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, लेकिन जब रीन्यू इसको किया जाता है तो आपसे हो सकता है चार्जेस लिए जाएं। जैसे लिए जाते हैं, रिन्यूअल फीस की बात करें, इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 30 सितंबर बट बिफोर 31 दिसंबर। अब जो भी आप इसके रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल के लिए आवेदन करेंगे, वो आवेदन संबंधित प्राधिकारी के पास 3 महीने पहले पहुंचना चाहिए, इसके रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के पहले। तो जैसे कि किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की वैलिडिटी है वो तीसरे कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए, इसके नवीकरण के लिए जो आवेदन है वो 3 महीने पहले, यानी कि 30 सितंबर से पहले अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए। तो तब इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। वो आपको मैंने बताया जैसे लेक्चर पीए वाले देंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा। तो इसकी रिन्यूअल फीस भी नहीं लगती अगर 3 कैलेंडर महीने पहले ही आपकी रजिस्ट्रेशन का आवेदन संबंधित अधिकारी तक पहुंचता है। लेकिन अगर इन 3 महीनों की अवधि के भीतर पहुंचता है तो आपको 50 रुपये रिन्यूअल फीस के रूप में देने होंगे। 3 महीने कौन से हो जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इन 3 महीनों के भीतर अगर आपका आवेदन उस रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए संबंधित अधिकारी तक पहुँचता है तो आपसे कितने चार्जेस लिए जाएंगे, 50 रुपये। और अगर 31 दिसंबर के बाद पहुंचता है, जब आपकी रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी हो जाती है, रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है, तो उसके लिए फिर आपसे 100 रुपये लिए जाते हैं रिन्यूअल के लिए। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 3 साल के लिए रहेगी। 3 साल कैसे, कैलेंडर ईयर। आगे चलते हैं, पब्लिशर सबमिट अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होता है, पब्लिशर को या प्रकाशक को कम से कम 50 ग्राहकों की एक सूची देनी होती है। 50 बोनाफाइड ग्राहक होने चाहिए, तो उसको एक लिस्ट जमा करनी होती है 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स की। मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टिंग एट अ टाइम इज 100 कॉपीज। अब देखो, ये तो लिस्ट देने की बात की है कि कम से कम उसको 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर्स की एक लिस्ट जमा करनी होगी, लेकिन जब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स की पोस्टिंग की जाएगी तो कम से कम एक बार में 100 कॉपीज आपको पोस्ट करनी होंगी। वेट लिमिट की बात करें तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की वेट लिमिट आपने याद रखनी है 5 किलोग्राम। पोस्टेज चार्जेस इन केस ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, तो अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की सिंगल कॉपी भेज रहे हैं उसके लिए अलग चार्जेस हैं। अगर आप उसका पैकेट बना के भेज रहे हैं तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं। तो जैसे अगर हम बात करें सिंगल कॉपी अगर आप भेजते हैं तो पहले 50 ग्राम के लिए 25 पैसे, अगले 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक 50 पैसे, फिर उसके बाद प्रत्येक 50 ग्राम के लिए आपसे 100 ग्राम के लिए आपसे 20 पैसे लिए जाएंगे। अगर हम बात करें कि अगर आप क्या भेजते हैं, उसका पैकेट बना के भेजते हैं, एक ऐसा पैकेट जिसमें एक ही तरह के न्यूज़पेपर्स की कॉपीज़ और सेम डेट की हो, उस तरह के पैकेट के ऊपर पहले 100 ग्राम तक 50 पैसे, फिर प्रत्येक एडिशनल 100 ग्राम के ऊपर 20 पैसे आपसे लिए जाएंगे। तो ये जाएगा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में। बाकी डिटेल में अलग से आपको लेक्चर देंगे, पीए वालों को जो करवाया वो आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं, पार्सल के बारे में बात करते हैं। पार्सल बहुत ही एक अहम हिस्सा है डिपार्टमेंट का, बहुत काम की चीज़ है।
पार्सल में क्या भेजा जा सकता है। एनीथिंग मे बी सेंट इन पार्सल एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, निषिद्ध लेखों के बारे में हमने किया। निषिद्ध लेखों को छोड़कर बाकी किसी भी तरह का सामान आप पार्सल में भेज सकते हैं। इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रिटन कम्युनिकेशन है जिसकी अनुमति आपको पार्सल में भेजने की होती है। अ पार्सल में कंटेन अ सिंगल रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ लेटर और हैविंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सनल कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू द एड्रेसी ऑफ द पार्सल। पार्सल में आप कुछ भी भेज सकते हैं सिवाय प्रतिबंधित या निषिद्ध डाक वस्तुओं के। निषिद्ध लेखों को पार्सल में नहीं भेजा जाएगा। उसके अलावा पार्सल में कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पार्सल के प्राप्तकर्ता को संबोधित एक सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन सिर्फ नहीं बोला, क्या बोला गया है, सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन, एक एकल लिखित संचार हो सकता है जिसकी प्रकृति पत्र की हो या जिसमें व्यक्तिगत संचार के शब्द हों। ऐसा कोई एक एकल लिखित संचार आप उस पार्सल के प्राप्तकर्ता को संबोधित कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी रिटर्न कम्युनिकेशन उस पार्सल में नहीं होना चाहिए। नो रिटर्न कम्युनिकेशन इज इनक्लोज्ड इन पार्सल, पार्सल में कोई भी लिखित संचार नहीं होना चाहिए सिवाय एक सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन के। सस्पेक्टेड पार्सल फॉरवर्ड टू इट्स डेस्टिनेशन मार्क्ड फॉर ओपन डिलीवरी एंड ओपन इन दी ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी। अगर आप इस तरह का पार्सल भेजते हैं या आप इस तरह का पार्सल नहीं भी भेजते हैं, लेकिन किसी भी पोस्टल एम्प्लॉय को इस चीज़ का डाउट हो जाता है कि आप एक पार्सल में क्या भेज रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन भेज रहे हैं जो सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है, तो उस तरह के पार्सल को भी क्या किया जाएगा, उसके डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाएगा, यानी कि उसको वापस कर दिया जाएगा, उसको उसके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या मार्क कर दिया जाएगा, फॉर ओपन डिलीवरी। ये मार्क करके, ये चिन्हित करके इस तरह के सस्पेक्टेड पार्सल को, ऐसा पार्सल जिसके ऊपर ऐसा संदेह हो इसमें एक से ज़्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन है, सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन से ज़्यादा कोई कम्युनिकेशन है, तो इस तरह के पार्सल को ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन को फॉर ओपन डिलीवरी मार्क के साथ भेजा जाएगा। जब इस तरह का पार्सल ऑफिस ऑफ डिलीवरी में प्राप्त होता है तो उसको एड्रेसी या प्राप्तकर्ता की प्रेजेंस में खोला जाता है। और कौन खोलता है, पोस्ट मास्टर। ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसकी प्रेजेंस में, वहां पे एड्रेस ही नहीं दिया होता है, वहां पे पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, सुपरिटेंडेंट इस तरह की ऑप्शन होंगी, तो वहां पे ध्यान रखना पोस्ट मास्टर की प्रेजेंस में उसको खोला जाता है और एड्रेसी भी होना चाहिए। Each written communication will charged on delivery with double the letter postage except a single written communication। अगर उसके ऊपर डाउट था, उसको फॉर ओपन डिलीवरी मार्क करके ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन को भेजा। ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में सही में उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन निकलते हैं सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन को छोड़कर, तो इस तरह के प्रत्येक कम्युनिकेशन के ऊपर पत्र डाक दर के अनुसार दोगुने शुल्क लिए जाएंगे। मान लीजिए उसमें से 2 कम्युनिकेशन निकले, तो दोनों के ऊपर अलग अलग से पत्र डाक दर के अनुसार दोगुने शुल्क आपसे लिए जाएंगे। इफ एड्रेसी फेल्स और रिफ्यूज्ड टू पे चार्जेस रिटर्न टू सेंडर, अगर प्राप्त करता ये चार्जेस देने में विफल रहता है या चार्जेस देने से मना कर देता है, तो उस पार्सल को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा फ्रॉम होम द चार्जेस विल बी रिकवर्ड, जिससे ये चार्जेस वसूल किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वेट लिमिट्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्सल के लिए। मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल नॉट एक्सीडेड 4 किलोग्राम। किसी भी अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन 4 किलोग्राम हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक पार्सल भेजना चाहते हैं, अगर उसका वजन 4 किलोग्राम या उससे कम है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप इसकी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, आप इसको बिना रजिस्ट्रेशन के भी भेज सकते हैं, यानी कि इसको अनरजिस्टर्ड के रूप में भी भेजा जा सकता है। रजिस्टर्ड पार्सल पोस्टेड फ्रॉम और एड्रेस्ड टू ब्रांच ऑफिस नॉट एक्सीडेड 10 किलोग्राम। कोई भी पार्सल जो किसी भी तरह से शाखा डाकघर से जुड़ा हुआ हो, यानी कि उसको अगर ब्रांच पोस्ट ऑफिस से भेजा जा रहा है या ब्रांच पोस्ट ऑफिस को भेजा जा रहा है, तो उसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पार्सल किसी भी तरह से ब्रांच ऑफिस से जुड़ा होगा तो उसकी मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 किलोग्राम हो जाएगी। वेट लिमिट इज 20 किलोग्राम। इधर अदर केसेस, बाकी मामलों में जैसे सब ऑफिस, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से सब ऑफिस, इस तरह की जब कंडीशन बनेगी तो मैक्सिमम वेट किसी भी पार्सल का 20 किलोग्राम हो सकता है। साइज लिमिट की बात करें तो किसी भी पार्सल की जो लेंथ है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ प्लस गिर्थ की बात करें, लंबाई प्लस परिधि की बात करें तो 1.8
80 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ए पार्सल इज़ टू बी रजिस्टर्ड, अगर आप चाहते हैं किसी भी पार्सल की रजिस्ट्रेशन करना, पोस्टेज प्लस रजिस्ट्रेशन फीस मस्ट बी फुली प्रीपेड, तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं और पोस्टेज चार्जेस हैं उनको आपको पूरी तरह से पूरा भुगतान करना होगा। एवरी पार्सल फॉर पोस्टिंग मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, प्रत्येक पार्सल जिसे आप पोस्ट करना चाहते हैं उसे डाकघर की खिड़की पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी पार्सल को पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स का यूज़ कभी नहीं किया जाएगा। पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज्ड एज रजिस्टर्ड पार्सल, लेकिन अगर आप किसी भी पार्सल को पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स का यूज़ करते हैं तो उसको पंजीकृत पार्सल माना जाएगा और उसी के अनुसार इसके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। अब मान लीजिए क्या हुआ, मैंने एक पार्सल भेजना था और मैं उसको अनरजिस्टर्ड के रूप में भेजना चाहता था, क्योंकि मेरे पास चार्जेस नहीं है तो मैं उसको अनरजिस्टर्ड के रूप में भेजना चाहता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखी कि अगर मैं उसको लेटर बॉक्स में डाल दूँ, लेटर बॉक्स में डालने के बाद उसको पंजीकृत पार्सल माना जाएगा। मैंने चार्जेस उसकी रजिस्ट्रेशन के नहीं दिए, सिर्फ उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया तो उसको रजिस्टर्ड पार्सल मान लिया गया। तो मुझे तो चार्जेस देने नहीं पड़े, ना ही किसी और ने चार्जेस दिए, फिर भी उसको रजिस्टर्ड पार्सल मान लिया गया, तो इसमें मेरा फ़ायदा है नहीं। जब भी इस तरह मैं पार्सल लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देता हूँ उसको रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पीए को सौंप दिया जाएगा और इस तरह के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस उसके ऊपर बनेंगे वो ड्यू रहेंगे और ड्यू चार्जेस का भुगतान या तो एड्रेसी को करना पड़ेगा, अगर एड्रेसी नहीं लेता है तो मुझे करना पड़ेगा और फिर दोगुने रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भुगतान करना होगा। तो इस तरह से मैं बच नहीं सकता रजिस्ट्रेशन फीस से। अगर आपने पार्सल पोस्ट करना है तो पोस्ट ऑफिस काउंटर पर ही आपको पोस्ट करना है, अनरजिस्टर्ड भी करना है तब भी काउंटर पर करेंगे। अगर लेटर बॉक्स में डालते हैं तो उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा। टैरिफ की बात करें, पहले 500 ग्राम्स तक 19 रुपये, फिर प्रत्येक एडिशनल 500 ग्राम या उसके हिस्से के लिए 16 रुपये। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, 900 ग्राम का एक पार्सल पोस्ट किया, इसके ऊपर कितने पोस्टेज चार्जेस बनेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी इंश्योरेंस फीस है, वीपी के रूप में भेजना है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर सिर्फ पोस्टेज चार्जेस की बात करें तो वो कितने लगेंगे। पहले 500 ग्राम के ऊपर 19 रुपये, फिर उसके आगे आने वाले 500 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन के लिए, इनके आगे जो 400 ग्राम बच जाएंगे वो क्या हो जाएगी, 500 की फ्रैक्शन हो जाएगी, उसके ऊपर 16 रुपये आपसे लगेंगे। तो पहले के लिए 19 रुपये, फिर आगे जो भी 500 ग्राम या उसका हिस्सा आता जाएगा 16 रुपये ऐड होते जाएंगे। होम डिलीवरी चार्जेस की बात करें तो 5 किलोग्राम से ज़्यादा का अगर पार्सल है तो 5 रुपये उसके ऊपर होम डिलीवरी चार्जेस लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के लिए मुआवजा फॉर लॉस, टोटल थेफ्ट और डैमेज की बात करें, अगर कोई भी आपने अंतर्राष्ट्रीय पार्सल भेजा है उसको लॉस हो जाता है, वो चोरी हो जाता है, उसको डैमेज हो जाती है तो 40 SDR पर पार्सल या 4.50 SDR पर पार्सल पर केजी के हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाता है। तो ये था द्वितीय श्रेणी के आर्टिकल्स के बारे में। इसके अलावा हम आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन नंबर 2 के भी कुछ लेक्चर देंगे जो आपको अच्छे से कर लेने हैं। वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में है पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और वीपी सर्विसेज के बारे में, वो आपको करने ही है क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। ये इसी से बात नहीं बनेगी कि वो थ्योरी भी आपको साथ में करनी होगी। तो यहाँ पे जो मेन था वो क्या था, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको उन लेक्चर्स में मिलेंगी जो आपको अच्छे से करनी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको बुक चाहिए, MTS पोस्टमैन या PAN के क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से जाकर आप बुक्स भी ले सकते हैं। क्योंकि हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं। शुरू में थ्योरी के कुछ नोट्स हम बना भी लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे, मैथ के लेक्चर आ जाएंगे, नोट्स बनाना सबसे मुश्किल काम हो जाता है और सबसे ज़्यादा टाइम वहीं वेस्ट होता है। इससे बेहतर आप बुक ले लीजिए, बुक से आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, बस आप पढ़िए, याद करिए, उतना ही कीजिए। नोट्स बनाने पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।